तो आप सभी लोगों का स्वागत है आका स्टडी क्लासेज में। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। 12वीं से 15वीं शताब्दी ये वही समय है जब मुस्लिमों का शासन भारत में प्रारंभ हुआ। 12वीं शताब्दी मतलब 1101 से लेके 1200 तक ये 12वीं शताब्दी रहेगी। और जैसे ही 1201 चालू हो जाएगा तो 13वीं शताब्दी लागू हो जाएगी। तो ये समय है 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का। आपको ध्यान होगा पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि अंग्रेज इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक अंग्रेज या इंग्लिश वाले। तो एक देखा जाए तो उन्होंने सही विभाजित किया था, क्योंकि पुराने समय का जो इतिहास पढ़ते हैं, मौर्य युग, गुप्त वंश, ये सारी चीज़ें, तो ये सब जा कर के आते हैं जब तक यहाँ मुस्लिमों को आक्रमण नहीं हो जाता। और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, देखिए, जिसकी मृत्यु 1206 में होती है। तो ये लोग दिल्ली की सल्तनत पर एक देखा जाए तो 1206 से लेकर और 1857 यहाँ तक मुस्लिम शासन कर रहे हैं। इसलिए वो, और 1857 के बाद 1947 तक अंग्रेज शासन कर रहे हैं। इसलिए वह भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट रहा है कि पहले हिंदू हैं, फिर एक लंबा समय 1206 से 1857 तक मुसलमान शासक रहे तो मुस्लिम युग, और इसके बाद अंग्रेज युग। वो तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? दिल्ली राजधानी रही हो? नहीं रही। ये मध्यकाल में ही मिलेगी। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। दिल्ली पहले, देखिए, 12वीं शताब्दी में स्थापना तो हिंदुओं ने की, लेकिन जब अंग्रेज आए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आया, उसने दिल्ली को राजधानी बनाई। फिर दिल्ली राजधानी बनी रही है। जब अंग्रेज आए तो कलकत्ता महत्वपूर्ण शहर हो गया। कलकत्ता और बम्बई जो आज वर्तमान में आप देख रहे हैं ना, ये वास्तव में अंग्रेजों का ही बसाया, इसके पहले ये नहीं थे। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता को राजधानी बना लिया, और इसके बाद 1912 में राजधानी दिल्ली ले गए। कौन? अंग्रेज। तो ये दिल्ली का इतिहास है। आगे देखते हैं। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूत, तोमर वंश के जो राजपूत थे, उनके काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना चाहता था, तो यानी इनको चौहान कह दो, चाहे चहमान कह दो, दोनों एक ही नाम है, ने परास्त किया। यानी तोमरों को कौन परास्त कर रहे हैं? चौहान परास्त कर रहे हैं। तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान है। तोमरों और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना। वाणिज्य मतलब व्यापार, व्यापार का केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी थे। और आज भी देखिए, जैनी व्यापारी आज भी व्यापार ही करते हैं सबसे ज्यादा। और देखिए, जो जहाँ वाणिज्य होगा, जहाँ ये लिखा है ना वाणिज्य यानी व्यापार, जहाँ व्यापार होगा वही तो केंद्र बनेगा। कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी काफी दिन तक रहा, वहीं से संचालित करते रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र कलकत्ता था, वहीं से उनका पूरा माल इकट्ठा होता था, वहीं वो लोग गोदाम बनाए थे, इसलिए कलकत्ता रहा यार। बाद में फिर दिल्ली भी बनाते हैं, वो एक अलग मैटर है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे। कहाँ? दिल्ली में, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। यानी दिल्ली में जो ढाले गए सिक्के, उनको देहलीवाल कहा गया, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में
दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 13वीं सदी यानी 1201 से लगा के 1300, ये रहेगी 13वीं शताब्दी। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया है कि 1206 में मृत्यु हो जाती है ऐबक की, और फिर इल्तुतमिश, सॉरी, 1206 से 10 तक ऐबक का शासन रहता है, और 1210 से इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। तो ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ रहा है 1210 में, तो ये अपनी राजधानी इल्तुतमिश दिल्ली बना रहा है। और जबकि जो ऐबक रहा, ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, लाहौर को, क्योंकि लाहौर सिंध जो दक्षिण भारत है उसी तरफ से ये लोग प्रवेश करके आए थे। जैसे दक्षिण भारत, सॉरी कह रहा हूँ, ए, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, उत्तर, और ये पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से ही ज्यादा करके विदेशी लोग इंटर किए हैं। तो यहाँ पे लाहौर पड़ता था, वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐबक की राजधानी तो लाहौर थी, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना 1210 में, तो इसने राजधानी कहाँ बनाया, दिल्ली को। तो कह रहा है, राजधानी ये हो गई दिल्ली, एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका वन में फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ये देखिए क्या है भैया, अच्छा ये है, ये चित्र दिखा रहा है। हम्म, ये पूरी दिल्ली ही है। ये जितना आप देख रहे हैं, ये नक्शा जो हम देख पा रहे हैं, ये ये सब दिल्ली है। फिरोजपुर, फिरोजाबाद हो गई, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, यहाँ पे क्रिकेट होता है, आपने सुना ही होगा। हौज खास, सीरी, सीरी किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, हौज खास वहीं पे बनवाया। जहाँ पनाह नगर भी वहीं है। देहली एक कोहना, किला एक कोहना, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। हौज सुल्तानी और तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, आदिलाबाद हो गया। तो ये जितने भी हैं, ये दिल्ली सल्तनत काल में जब बहुत सारे शासक हुए दिल्ली सल्तनत के दौरान, तो अलग अलग शासकों ने इनका निर्माण कराया है। तो ये पूरे क्षेत्र कहाँ है, ये दिल्ली में ही सब बसे हैं। अब कोई पूर्वी दिल्ली हो, पश्चिमी, दक्षिणी हो, ये एक अलग मैटर है। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहां पनाह को पहचानिए। तालिका वन, दिल्ली के शासक देखिए, सबसे पहले आए हैं दिल्ली, दिल्ली के शासक। तो दिल्ली की स्थापना करने वाले कौन है, तोमल है, तोमर, अनंगपाल तोमर, इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की है। और 1130 से 1145 इसका समय है। इसके बाद चौहान वंश के आए पृथ्वीराज चौहान। तो ये पृथ्वीराज जो चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, या इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इनके पहले भी वंशज हो चुके हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में केवल मेन मेन शासकों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद है देखिए, प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया है, गयासुद्दीन बलबन है। ये मेन शासक हैं। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद सीधे रजिया नहीं आती, लेकिन मैंने बताया ना कि मुख्य मुख्य दिए गए। रजिया के बाद भी एक शासक आता है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया, बलबन आता है इसके बाद। बलबन एक दास था। और बलबन के बाद उसके शासक आते हैं जो कुछ कुछ महीने शासन करते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं दिया गया। तो कुछ कुछ शासकों के जो मेन मेन है, अभी आपको उनके बारे में ही बताया गया है। फिर खिलजी वंश आता है, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करता है। इसके बाद उसका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के पास हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। तो ये खिलजी वंश का समय देखिए, 1290 से 1320 है, टोटल जो है 30 वर्ष शासन रहा है। फिर तुगलक वंश आता है, इसका संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा।
स्थापना इस वंश की गयासुद्दीन तुगलक कर रहा है। मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिरोज तुगलक आता है। यही इसके तीन मुख्य शासक हैं। इसके बाद आते हैं सैयद वंश। ये देखिए 1414, 1400 से 1451 तक सैयद वंश रहा। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। इसके आगे तीन शासक और रहे हैं, तो वो इसमें नाम नहीं दिए गए हैं। इसके बाद देखिए 1451 तक सैयद वंश रहा। 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा। इसकी स्थापना कर रहा है बहलोल लोधी। इसके बाद है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, और इसके बाद है इब्राहिम लोधी। तो ये जो लास्ट का इब्राहिम लोधी है, इसी को 1526 में मारकर बाबर मुगल वंश की स्थापना करेगा। तो इस वंश में भी तीन शासक हैं, तो इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। चलिए, सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन। यानी जो हम शब्द कहते हैं ना कि तारीख, आज कै तारीख है, तो वो तारीख क्या है, एक वचन शब्द है। और तवारीख ये शब्द क्या है, बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यानी उस समय जब वो लोग कोई इतिहास लिखते थे उसको तवारीख कहते थे या तारीख कहते थे। जैसे तारीख है फिरोज शाही, तवारीख है बाबर शाही, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरह, अब वो क्या था, इतिहास, यानी कि उन तारीखों में, उसके शासनकाल की तारीखों में जो घटनाएं हुई उनको लिखना कि इस तारीख को, तो इसलिए वो लोग तवारीख कहते थे। और ये तारीख या तवारीख क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। और जो सल्तनत काल रहा है उस समय जो राजकीय भाषा थी, सरकारी भाषा थी, वो क्या थी, फारसी थी। और जब मुगल काल आया है तब भी राजकीय भाषा फारसी ही रही है। तो जो राजकीय भाषा होगी उसी में लिखते हैं। जैसे हम लोग कहीं के भी रहने वाले हों, लेकिन जब हम लोग कागज में लिखते हैं, पढ़ते हैं, किसी को एप्लीकेशन देते हैं या पुस्तकें पढ़ते हैं, यदि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी सबकी समान रहती है लिखने वाली। लेकिन हम लोग बोलते हैं तो जो जिस क्षेत्र है उसकी आपने देखा होगा कि हिंदी बोलने का तरीका, शब्दों का चयन बदलता जाता है। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में जो लिख रहे हैं वो सबका समान रहता है। आगे चलते हैं। तवारीख के लेखक कौन होते थे, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। जो पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, वही कर पाएंगे। तो विद्वान कौन है, कवि होगा। जो शासन प्रशासन देख रहे हैं वो होंगे मंत्री होंगे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदव्विर ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। बिल्कुल सही बात है। सैनिक नौकरी कर रहे हैं तो वेतन के लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि उनको वेतन मिले और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, और जो वेतन आएगा उसे किसान ही देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, और इस तरह की आय के साधन नहीं थे कि अन्य जगह से सरकार टैक्स वसूल सके। केवल किसानी के अलावा उस समय और कोई धंधा नहीं था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। और किसान प्रसन्न और खुशहाल कब होंगे, जब उनकी खेती अच्छी होगी। तो खेती अच्छी होगी तो राजस्व देंगे। मान लो सूखा पड़ गया, अनाज नहीं हुआ, पानी नहीं मिला, तो अनाज नहीं पैदा होगा तो कहाँ से टैक्स देंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। और कह रहा है, जब राजा न्याय करने वाला होगा और ईमानदार प्रशासन करने वाला होगा तो किसानों की उपज में वृद्धि होगी। और जब उनकी उपज में वृद्धि होगी तो वो लोग टैक्स देंगे, और जब वो लोग टैक्स देंगे तभी ये जो सैनिक है इनको वेतन दिया जा सकेगा। तो ये बता रहा है तवारीख। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हैं। हाँ, गांव में क्या करेंगे, किसानों को थोड़ी अपनी इतिहास लिखाना है, वो दो वक्त की रोटी ही मिल जाए बहुत है, उसी में परेशान है। वे अक्सर अपनी इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम, इकराम
पाने की आशा में लिखा करते थे, और इसीलिए सुल्तानों के लिए लिखते थे कि बड़ी बड़ी सुल्तान की लंबी लंबी छोड़ दे, उसको खुश कर दे तो हम इनाम दे दे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे। इसका अर्थ अभी समझाए देते हैं। नीचे लिखा है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी है। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि यदि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। एक्चुअली में 1240 में उसको सिंहासन से हटा नहीं गया, जबकि उसकी कैथल के समीप जो है हत्या कर दी थी डाकुओं ने। तो ये रजिया के साथ हुआ था, और उसका स्त्री होना ही कारण बना उसकी हत्या का, क्योंकि जो पुरुष वर्ग था वो किसी स्त्री का शासन, यानी स्त्री कह रहे ये करो वो करो, तो वो स्त्री का आदेश पुरुष माने ये नहीं देख सकते थे। इससे उनको बड़ी दिक्कत होती थी। पुरुष कुछ भी कह दे, चाहे वो एक बार योग्य ना हो तो वो सह लेंगे, लेकिन स्त्री का आदेश बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए वो कह रहा है कि लिंग भेद पर आधारित था, यानी उस समय लिंग भेद होता था। नहीं, रजिया बहुत अपने भाइयों से योग्य थी, लेकिन उसको मरवा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो स्त्री थी। और जन्म सिद्ध अधिकार, जैसे किसी को जागीर वगीर देते थे, तो जागीर देने के बाद उसके पुत्र को वही जागीर दे दी जाती थी, ताकि वो लोग राजा के प्रति या सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त बने रहे। तो ये तरीके थे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला है। जैसे कोई व्यक्ति यदि पंडित के यहाँ जन्म ले रहा है, उसका पुत्र आगे चल के योग्य हो या ना हो, लेकिन वो पूजा कराएगा और उसको सब लोग प्रणाम करेंगे। ये हो गया विशेषाधिकार। उसके पास ज्ञान है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, उसको विशेषाधिकार मिल गया। लिंग भेद देखिए, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक व शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये स्त्री और पुरुषों में भेद कर रहा है शरीर रचना के आधार पर, कि जो आदमियों का शरीर है वो इस हिसाब से है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी आने में जाने में कोई भी काम करने में स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, इसलिए लिंग भेद किया जा रहा है। आगे चलिए, रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। यानी कह रहा है कि ईश्वर ने ही यह व्यवस्था बनाई है कि स्त्री पुरुष के अधीन हो, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। यानी रजिया का जो शासन है वो इस व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, यानी कि वो मर्द नहीं है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? क्या हासिल हुआ? केवल मौत। रजिया ने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल किसी समय काकतीय वंश का राजा था, काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। वो होशियार थी, भ्रम नहीं पैदा किया। वो जानती थी कि पुरुष प्रधान है, तो यदि मैं स्त्री बन के शासन करूंगी तो मर्द मेरा आदेश मानने को अपनी तौहीन समझेंगे, इसलिए उसने भ्रम पैदा किया ताकि लोग उसकी बात माने। तो वो होशियार थी। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। ये 980 से 1003। उसका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। दीदी माने दिद्दा। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। जैसे ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं,
तो लोग उन्हें दीदी कहते हैं। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। चलो ये अब नहीं हम लोग व्यक्त करेंगे, आगे बढ़ते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार, समेकन यानी उसका संगठन करने के लिए, एकीकरण करने के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, पहला सुल्तान तो यही है दिल्ली का बना है, इसके पहले वाला जो था वो कहाँ का शासक था या उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि भाई इल्तुतमिश विदेशी शासक है और उसको यहाँ पे विश्वास नहीं है भारत में कि कौन उसके साथ गद्दारी न कर दे। तो ये क्या करता है इल्तुतमिश, इसने 40 गुलामों का एक दल तैयार किया था और इन्हीं 40 गुलामों के सहयोग से शासन किया इसने पूरे भारत में। तो जहां जहां इसके सूबे थे, जहां जहां इसके इक्ते फैले थे, राज्य फैले थे, वहां वहां का इसने शासक अपने गुलामों को बना दिया और इन पे अधिक विश्वास करता था। तो ये लिखा है गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। क्यों? जो मैंने अभी आपको बताया, इसी विश्वास के कारण। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। गुलाम तो उर्दू शब्द होगा शायद, और फारसी में इसको कह रहे हैं बंदगा, और हिंदी में दास कहते हैं। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी उस समय जो दास खरीदते थे ना, केवल इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि घर का काम करवाएंगे और किसानी करवाएंगे। अच्छे क्वालिटी के जो दास थे जिनमें यानी योग्यता थी, तो उनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और ज़्यादा योग्य है, यदि वो वहाँ शासक बन सकते हैं, किसी राज्य को संभाल सकते हैं, तो उनको वहाँ का इक्तेदार बना दिया जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनैतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। देखो वही चीज है, वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है, आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। आप देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर क्या था? गुलाम ही तो था, लेकिन उसने उसके लिए कितना काम किया। तो इसी तरह यदि गुलाम अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, कह रहे हैं योग्यता है उसमें, तो वो पुत्र से बढ़कर है। जितना गुलाम आपका जीवन में साथ देगा, उतना आपका पुत्र नहीं देगा। क्योंकि गुलाम कौन होते थे? गुलाम होते थे, कभी कभी उनके माँ बाप बेच देते थे, पैसा नहीं है, नहीं रख सकते हैं, नहीं खिला पा रहे हैं, या पैसे की और कोई ज़रूरत कमी है, तो अपने पुत्र को बेच देते थे। तो गुलाम जानता था कि जब मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया, तो अब मेरा इस दुनिया में कौन है। तो इसलिए जो उन्हें खरीद लेता था, उसके प्रति वो बहुत वफादार हुआ करते थे, यदि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनैतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी जिसने खरीदा था, जिसने उनको पढ़ाया लिखाया या प्रशिक्षित किया या जो भी किया, तो उनके प्रति तो वफादार है, लेकिन जैसे ही वो मर जाते थे और उनके जो उत्तराधिकारी होते थे, उनके प्रति वो वफादार नहीं रह जाते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। जैसे ऊंच नीच का भाव हमारे रहता है ना हिंदू वर्ग में, जनरल, ओबीसी, एससी और इस तरह का, अब तो बहुत सही हो गई है स्थितियां, पहले बहुत ज़्यादा था। तो इसी तरह इन मुसलमानों में भी रहता था, ये तुर्की मुसलमान है, ये भारतीय मुसलमान है,
ये इस देश से आए हुए मुसलमान हैं। तो ये लोग भी ऐसे भेद पैदा करते थे और इसी आधार पे लोग अपने को ऊंचा और नीचे कुल का बताते थे। सुल्तान महमूद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान महमूद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया है। यानी किसे? एक शराब बेचने वाले को, एक नाई यानी बाल बनाने वाले को, और एक मनका यानी बावर्ची यानी खाना बनाने वाले को, और मालियों यानी फूल का जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को सुल्तान मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इन लोगों को भी ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्दी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनैतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी क्या था? बर्नी भरा जा रहा था। क्योंकि ये क्या क्यों भरा जा रहा था? इसलिए भरा जा रहा था कि यार बताओ, ये नाई है, ये जो है माला बनाने वाले, बताओ अब ये हमारे ऊपर शासन करेंगे, तो इसलिए भरा जा रहा था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे सुशिक्षित और योग्य व्यक्ति था, योग्य शासक था। अपने शासन, ये पूरा जो सल्तनत काल है इस समय में, या तुगलक काल में, सबसे शिक्षित शासक था। और उसने बिना भेदभाव के लोगों को पद दिए, यानी यदि आप योग्य हैं तो आप ऊंची सीट में बैठिए, कोई भेदभाव, कोई जाति पात नहीं। इसीलिए तो माली को बैठा रहा है, इसीलिए तो नाई को बैठा रहा है, यानी उनमें योग्यता रही होगी तभी बैठा रहा है। और इसी चीज से जियाउद्दीन बर्नी चिढ़ रहा है, बरा जा रहा है कि ले इनको बैठा दिया। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता क्या था? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये भारत हो, ये उत्तर प्रदेश है, ये मान लो मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये जो है ना राज्य, इन्हीं को ये इक्ता कहते थे। और इनमें जो शासन करेंगे वो इक्तादार कहलाएंगे। मान लो यूपी का इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो योगी आदित्यनाथ क्या कहलाएंगे? इक्तेदार कहलाएंगे। तो इस तरह से इसको इक्ता कहा जाता था। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो आज भी देख लीजिए, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वही तो अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखता है। पुलिस किसके अधीन का विषय है? पुलिस राज्य के अधीन का विषय है, आर्मी नहीं है। आर्मी तो केंद्र की होती है, लेकिन जो पुलिस होता है वो राज्य का होता है। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाहें देते थे। मुक्ति लोग पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। यानी यदि कोई प्रदेश इक्तेदार को मान लो ये दे दिया गया है, तो इसको 2 साल, 4 साल, 5 साल दिया, इसके बाद इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, इस इक्ते में भेज दिया, ताकि ये अपना इस पे अधिकार न समझने लगे और एक जगह रहेगा तो शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ट्रांसफर भी करते रहते थे। और पद वंशानुगत नहीं था कि इसके बाद इसका लड़का ही शासक बनेगा, ऐसा नहीं था। ये केंद्रीय प्रशासन वाले लोग किया करते थे। जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। यानी आजकल हम लोग जैसे करते हैं ना, CAG, तो इसी तरह उस समय हुआ करता था ये, कि वो उनकी जानकारी ले।
कि कहाँ से कितना वसूल रहे हैं, इसकी जांच करें, कितना पहुंचा रहे हैं। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंत और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण और वसूली का कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। यानी भू राजस्व का निर्धारण कितना करना है और वसूली कितना करना है, ये कौन कर रहा है? सीधे केंद्र सरकार कर रही है। राज्यों का, राज्य अपने आप कितना कर लगाना है अब नहीं लगा सकते थे। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। आगे चलते हैं। बल्कि अधिकार छीन लिया है, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। यानी अब राज्य जो भी टैक्स पाएंगे उस टैक्स का कुछ हिस्सा किसे देंगे? शासक को देंगे, तो चुकाएंगे। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और कृषि में है सबसे ज्यादा खाज थी। आज भी देख लीजिए, कृषि करना कितना मेहनत का काम है, यानी खाज का काम है। तो इससे आप याद रखिए कि कृषि कैसा काम है? खाज खुजली का काम है। तो कृषि पर जो लगा कर है उसे क्या कह रहे हैं? खराज कह रहे हैं। जो किसी किसान की उपज का लगभग 50% या 1/2 भी कह सकते हो, इतना था। और मवेशियों पर कर, मवेशी माने जानवर, तथा घरों पर कर, यानी जो आपके घर बने हैं उन पे कर। तो ये तीन तरह के कर लगते थे। और ये जो 1/2 कर है, ये जो मवेशी वाला कर है, दुधारू जानवरों पर है, घरों पर कर है, ये तीनों प्रकार के कर लेने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। केवल एकाध शासक हुए हैं जिन्होंने 1/2 कर लिया है, और नहीं तो 1/4 या 1/6 कर ही लगा करता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय को तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। यानी ऐसे घने जंगल थी कि सुल्तान की सेनाएं भी जाती थी तो वहीं खो जाती थी या मर जाती थी, या बहुत सारी समस्याएं थी। तो वहां पर भी नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता, ये आया है 1333 में आया है। और MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया है। तो उसने क्या बताया है कि चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता, यानी अंदर से ठोस होता है। यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध था। यानी कह रहा है कि जो लोग वहाँ जंगल में बड़े बड़े सरदार थे, वो जब वहाँ रहते थे तो उनकी खासी व्यवस्था थी। यानी ऐसे उन्होंने एक क्षेत्र बना लिया है और बांस इतने मजबूत हैं। अब इसी बांस से उन्होंने ऐसे ऐसे अपना एक घेरा बना लिया, बाड़ टाइप। और यहाँ पे अपने जानवर भी रखे, उनका अपना घर भी है, इसी घास फूस से और बांसों से बना। और इसी में खेत खेत भी है उनके। तो इस तरह से वो निवास कर रहे हैं और पानी भी है वहीं। अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। यानी उनके इस अंदर इतनी सारी व्यवस्था थी कि उन्हें इस जंगल से बाहर निकलने की, कोई चीज लाने की जरूरत नहीं थी। तो बिना, यदि बड़ी सेना नहीं है तो उनको हम हरा नहीं सकते। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
चलो, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 के उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। सन 1221 में चंगेज खान भारत आ रहा है। इस समय शासक कौन है? इस समय शासक है इल्तुतमिश। तो उस समय धावा कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अलाउद्दीन जो खिलजी था, इसके समय में 6 आक्रमण हो रहे हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी हो रहे हैं और साथ ही बलबन के समय में भी आक्रमण हो रहे हैं। तो सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हो रहे हैं। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, यानी एमबीटी को और ये आपका एयूके यानी अलाउद्दीन खिलजी, दोनों ने जो सेनाओं का गठन किया उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि इनको जो है मंगोलों के आक्रमण का भय था और उन्हीं की रक्षा के लिए सेना ये लोग बना रहे हैं। आगे चलते हैं। और सेना मंगोलों के डर से जो सबसे पहले एक दीवान आरिज विभाग का गठन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वह बलबन कर रहा है। काहे के लिए कर रहा है? इन्हीं मंगोलों से सुरक्षा के लिए। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। सैयद वंश जिसकी स्थापना खिज्र खां 1414 में कर रहा है, हमने पढ़ा है, और लोदी वंश जिसका अंतिम शासक 1526 में मारा गया है, इब्राहिम लोधी। तो इनका राज्य रहा तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। तो ये इतने सारे यहाँ पे सब लोग स्वतंत्र कैसे हो गए? जब केंद्र में बैठा व्यक्ति कमजोर हो जाएगा तो जो अगल बगल के स्थानीय शासक है या सरदार है, राजा है, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। और स्वतंत्र घोषित करने क्या होता है? ये होता है कि उन पर अब केंद्र में बैठे आदमी की कोई आदेश नहीं मानेंगे और ना ही उसको टैक्स देंगे। यही स्वतंत्र होती है। तो स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, यानी पैसे रुपए से मजबूत थी, और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर यानी शेर शाह सूरी जिसे कहते हो, 40 से 45 तक इसने शासन किया है। ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसकी इतनी उन्नति हुई कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी। यानी शेर शाह सूरी बिहार में एक छोटा सा क्षेत्र का शासक बना बिहार में, और केंद्र में कौन बैठा? मुगल सम्राट हुमायूं। और इससे लड़ने की क्षमता रख रहा है शेर शाह सूरी, और लड़ा ही नहीं, हराया भी। क्यों? क्योंकि हुमायूं उस समय कमजोर था। तो यानी छोटे शासक यदि मजबूत बन जाते थे तो बड़े यानी शासक को, अब देखो ये पूरे भारत का शासक था, भारत के शासक को हरा दिया है, ये छोटी बात नहीं है। तो जब केंद्र वाला आदमी कमजोर रहेगा शासन प्रशासन में तो छोटे शासक उसको हरा देते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो यही लिख रहा है कि मुगल सम्राट हुमायूं पहले 1530 से 40 तक उसने शासन किया। इसके बाद शेर शाह सूरी से जब हार गया है 40 में, तो फिर उसको बाहर जाना पड़ा और लौट के कब फिर जीत पा रहा है? 1555 से 56 के बीच में तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर